हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विवाह और जाति से संबंधित है। ठीक है, यानी मैरिज एंड कास्ट से संबंधित, इसी से संबंधित ये वीडियो है। विवाह के बारे में मैंने अक्सर सुना है कुछ लोगों से कि कहते हैं विवाह एक खेल है, मजाक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विवाह हिंदू धर्म के आधार पर एक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठान है। तो देखिए, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मनुस्मृति के आधार पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी ये प्राचीन स्मृति है। याद रखना, मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है। ये क्वेश्चन भी कई बार जीएस में भी पूछा गया है, वैसे भी सोशोलॉजी में तो खैर पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसके अलावा बहुत सी स्मृति हैं, जैसे नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, तो इसके आधार पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि पहला है, देखिए, ब्रह्म विवाह। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे वर की तलाश की जाती थी जिसे वेदों का ज्ञान हो। और ये चीज़ याद रखना कि ये जो ब्रह्म विवाह है ये उच्च कोटि का माना जाता है, यानी सबसे अच्छा विवाह माना गया है हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर, जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया है। दूसरा जो है वो है दैव विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरोहित के साथ कन्या का विवाह संपन्न किया जाता था। ठीक है, यानी जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे उनके साथ में किसी भी कन्या का अगर विवाह होता है तो किस तरीके का माना जाएगा, दैव विवाह। ठीक है, यानी ये भी बहुत अच्छा माना जाता था, बशर्ते एक कंडीशन थी, जो पुरोहित है उसे यज्ञ यानी कि कर्मकांडीय ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक होता था, तभी ये विवाह हो पाता था। अगला है जो वो है आर्ष विवाह। आर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है ऋषि। याद रखना, जब एक ऋषि कन्या के पिता को गाय और बैल की एक जोड़ी दे देता था तो ये माना जाता था कि वो जो ऋषि है वो विवाह का इच्छुक है। ठीक है, यानी कि ऋषि के द्वारा कन्या के पिता को गाय और बैल का जो है एक जोड़ा दिया जाता था। उसके बाद में कन्या का पिता उस ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधिवत तरीके से करवा देता था। तो ऐसा विवाह जो होता था वो आर्ष विवाह के अंतर्गत आता था। चौथा जो विवाह है वो है प्रजापत्य विवाह। ये जो है ब्रह्म विवाह के समान ही माना जाता था। इसमें वधू का जो पिता है वो वर से सामाजिक धार्मिक दायित्वों के निर्वहन की शपथ लेता था। याद रखना, यानी जो कन्या का पिता होता था, वो जो दूल्हा होता था यानी वर होता था, उससे चाहे सामाजिक हो या फिर धार्मिक, यानी इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए कि वो अच्छे से निर्वहन करेगा सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से, अगर वो शपथ देता था तो वो विवाह संपन्न हो जाता था। अब उपरोक्त जो चारों टाइप के हमने विवाह पढ़े, इन्हें क्या कहा जाता था, प्रशस्त विवाह। याद रखना, यानी कि ये सभी जो है उस दौरान प्रचलन में थे, 8 के आठों ही। लेकिन जो 4 प्रकार के उपरोक्त जो हमने पढ़े, ये सर्वोच्च माने जाते थे। और टोटल 8 में आ जाएं या 4 में आ जाएं कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा ब्रह्म विवाह माना जाता था। याद रखना, इस वीडियो में टोटल जो है चीज़ें विवाह और जाति से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो जो मैं नंबर दूंगा उसमें जो है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके बता देना, तो मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा, वहाँ आपको फ्री में मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा जो है वो है असुर विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष वधू पक्ष को एक निश्चित राशि या रकम देता था, जिसके एवज में विवाह संपन्न हो जाता था। ठीक है, यानी जो वर पक्ष होता था, ठीक है, वो वधू पक्ष को एक धनराशि देता था और उसके बदले में विवाह संपन्न हो जाता था। इस निश्चित राशि या रकम जो होती थी उसे दापा कहा जाता था। ये याद रखना, दापा विवाह, ये मेंस में भी अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसे याद रखना कि इसे दापा कहा जाता था उस राशि को, जो धनराशि दी जाती थी। इसलिए इस विवाह को जो है दापा विवाह भी कहते हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन आज भी पाया जाता है। अगला जो है वो है राक्षस विवाह। ठीक है, इस प्रकार के विवाह में व्यक्ति कन्या से बलपूर्वक विवाह करता था। इस विवाह को क्षत्रियों के लिए प्रशस्त यानी अच्छा माना जाता था उस टाइम, लेकिन वर्तमान में ये अच्छा नहीं माना जाता, ये सभी को पता है, बलपूर्वक क्योंकि इसमें विवाह किया जाता था। नेक्स्ट है
गंधर्व विवाह, ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है, लव मैरिज है, ये सभी को पता है, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में देखा जाए तो ज़्यादातर प्रचलन में है। और लास्ट जो है वो है पिशाच विवाह। ये सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छा कौन सा है तो वो है आपका ब्रह्म विवाह, याद रखना। और सबसे निकृष्ट यानी बेकार कौन सा है वो है पिशाच विवाह। इसमें लड़की से अचेतना अवस्था में विवाह संपन्न किया जाता था। मान लीजिए जैसे लड़की बेहोश है या कुछ भी है, तो ऐसी अवस्था में विवाह यानी छल से जो है विवाह किया जाता था। और वर्तमान समय में इस प्रकार के जो विवाह है वो अपराध की श्रेणी में आता है, याद रखना। तो ये तो हमने प्री का पढ़ा। इसी प्री वाले मैटर से ही हम, क्योंकि अगर आप जीआईसी के लिए कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको मेंस भी देना है, और मेंस पूरा रिटन में है, लिखना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो आप नोट्स बना लें, या फिर मैं पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके या नोट्स बना करके अच्छे से आप तैयार करते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मेंस में भी लिखना होगा। तो मेंस में किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आर्ष विवाह से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर पे मोस्टली पूछा जाता है। या फिर दापा विवाह के बारे में लिखिए, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इस चीज़ की भी आप साथ के साथ तैयारी करते चलें। आगे देखिए, जो दूसरा टॉपिक है वो है जाति व्यवस्था से संबंधित। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध प्रजाति, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि जो जाति शब्द है या कास्ट शब्द है वो किस भाषा का है, तो पुर्तगाली शब्द है, ये पुर्तगालियन, याद रखना। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेसिया डी ओर्टा के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ग्रेसिया डी ओर्टा। परिभाषा देखते हैं इसकी, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है जो आनुवांशिकता के आधार पर उसमें रह रहे व्यक्तियों पर भोजन, रहन सहन और विवाह आदि पर प्रतिबंध लगाता है। समाजशास्त्री हर्बर्ट रिजले के अनुसार यह व्यवस्था आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जाति व्यवस्था कहाँ से निकल के आई, तो ये आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई थी। आर्य कहाँ से आए थे, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से भारत में आए थे, आर्य भारत के नहीं थे। ठीक है, उन्होंने जब ये व्यवस्था प्रारंभ की तब ये कर्म आधारित थी। यानी शुरू में जो जाति व्यवस्था थी वो किस टाइप की थी, कर्म, यानी जो जिस कर्म को कर रहा है उसी जात का मान लिया जाता था। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया, जन्म आधारित। वर्तमान में देखा जाए तो किस तरीके से है ये, जन्म के आधार पर। अगर आपका जन्म किसी भी कास्ट में होता है तो आपका ऑटोमेटिक जाति प्रमाण पत्र उसी के आधार पर बन जाता है, यानी जन्म के आधार पर हो गया है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं जाति व्यवस्था की। ठीक है, तो दत्ता एवं जीएस घुरिये के अनुसार देखते हैं, समाज में विभिन्न जातियों एवं उपजातियों के अस्तित्व से सामाजिक विखंडन को बढ़ावा मिला, ये विशेषता है। समाज में एक संस्तरण पाया जाता है जिसके तहत कुछ उच्च जातियां एवं कुछ निम्न जातियां होती हैं। सभी को पता है समाज में कुछ उच्च जातियां कुछ निम्न जातियां होती हैं। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जातियों में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध जैसे खान पान, रहन सहन, विवाह इत्यादि होते हैं, ये भी सही है, पता है, विशेषता में है ये कि प्रत्येक कास्ट का अपना एक रहन सहन अलग होता है, खान पान सब कुछ जो है। इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, यानी जाति एक कास्ट का विवाह जो है अपनी ही कास्ट में होता है, ये इसकी विशेषता के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक संगठन होता है जिससे उस जाति विशेष के लोग अपनी आपसी जुड़ाव को महसूस करते हैं। ठीक है, प्रभु जाति क्या है, ये इंपॉर्टेंट। वे जातियां जो सामाजिक संतरण में निचले स्तर पर होती हैं परंतु उनकी अधिक संख्या होने के कारण उनका राजनीतिक महत्व होता है, और ये सिद्धांत एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रभु जाति यानी कि जो जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें से जो सबसे निचले स्तर पर माने गए उन्हें प्रभु जाति कहा गया है, याद रखना। मजूमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये स्टेटमेंट जो है मजूमदार और मदान का याद रखना। एस बी केतकर के अनुसार जाति व्यवस्था की केवल 2 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला है, व्यक्ति उसी जाति का कहलाता है जिस जाति के सदस्यों के यहाँ इसका जन्म होता है। तो ये किस टाइप की सदस्यता हो गई, जन्म जाति, यानी जो जिस कास्ट में जन्म लेता है उसी का सदस्य हो जाता है अपने आप ही। व्यक्ति केवल अपनी ही जात में विवाह कर सकता है, तो ये अंतर्विवाह पद्धति के अंतर्गत आ जाता है। ये 2 विशेषताएं बताई हैं केलकर ने या केतकर ने। नेक्स्ट देखते हैं जाति व्यवस्था के लाभ। ठीक है, यानी इससे क्या क्या लाभ हैं। समाज में श्रम विशेषीकरण को बढ़ावा मिला,
यानी इसके अगर लाभ के बारे में बात करें या फिर गुण के बारे में बात करें तो पहला है कि समाज में श्रम विशेषीकरण, यानी जो जिस कास्ट का है और हर एक कास्ट का अपना एक श्रम विभाजन है, कुछ ना कुछ व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय में वो पारंगत होते हैं, ऐसा जो है माना गया है, यानी इसके गुण है ये। इस व्यवस्था में समाज में शक्ति संतुलन स्थापित हो गई, समाज में रह रहे व्यक्तियों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, इस व्यवस्था से व्यक्तियों में उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य पालन के प्रति जागरूकता बढ़ी, इसमें समाज में सौहार्द की भावना स्थापित हो गई। इसके गुण के बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं इसके दोष। जाति व्यवस्था के दोष क्या हैं? ये मेंस में भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जाति व्यवस्था के 4 दोष लिखिए या फिर 5 गुण लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन्हें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखते जाइए, समझते एक बार पढ़ लेंगे, बड़ी आसानी से ये कवर हो जाएगा टॉपिक। और एक चीज़ कि अगर विवाह से संबंधित आपने वीडियो नहीं देखा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ देख लें। उससे क्या है कि बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे विवाह से संबंधित, उससे जो है पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त के बारे में जानते हैं। यह एक अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ा दोष यही है कि जिस कास्ट में है आप, उसी कास्ट का ही व्यवसाय करना होता था। मान लीजिए कोई बहुत ही किसी दूसरी फील्ड में वो पारंगत है व्यक्ति, लेकिन मजबूरी बस उस कार्य को नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो उस कास्ट का नहीं है। तो ऐसे में प्रतिभा रुक जाती थी, है ना, और उससे व्यक्ति का विकास भी अवरुद्ध होता था, साथ में राष्ट्र का विकास भी अवरुद्ध होता है। इसलिए जाति व्यवस्था किसी भी रूप में आज के युग में संभव नहीं है या उचित नहीं है, इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। दूसरा, यह व्यवस्था व्यक्ति के विकास में बाधक है। जाति व्यवस्था के राजनीतिकरण के कारण यह आर्थिक और राष्ट्रीय विकास में भी बाधा बनी हुई है। वर्तमान समय में, ठीक है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मजबूती एवं कमजोरी के लक्षण एक साथ प्रदर्शित करती है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर पे एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये, तो यहाँ इसके दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मजबूती और कमजोरी। तो यहाँ देखिए मजबूती के कारण क्या क्या है? प्रभु जाति, जातिगत आरक्षण, जातिगत समूहों की अधिकता। ठीक है, और कमजोरी के जो कारण हैं वो ये हैं, देखिए, धर्म सुधार, यानी धर्म सुधार की वजह से जाति व्यवस्था कमज़ोर हो चुकी है, टूट चुकी है। कार्य क्षमता का महत्व, नई कानून व्यवस्था, बहुत से कानून बनाए गए जिससे जाति व्यवस्था पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगा। संवैधानिक सुधार, आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है। ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी के लिए, अक्सर पूछा जाता है। छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नगरीकरण के कारण भी जाति व्यवस्था कमज़ोर हुई है। औद्योगिकरण ने भी इस पर प्रभाव डाला है। आधुनिक शिक्षा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। हम सब लोग शिक्षित वर्ग में आते हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि ये व्यवस्था बिल्कुल भी समाज के लिए घातक है और इसे तुरंत समाप्त करना चाहिए। अगला है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से जाति व्यवस्था में शिथिलता आई है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसी से रिलेटेड हैं, तो ये हमें यही वाला क्वेश्चन लिख देना है, यही वाला टॉपिक। नेक्स्ट है, देखिए, ए.के. दत्ता के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, यानी इनके अनुसार ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी के बारे में भी पूछे, मोस्टली लगभग सेम टॉपिक हैं इसमें, तो बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इनके अनुसार विशेषताएं देखिए, अंतर विवाह पद्धति, जन्मजात सदस्यता। ठीक है, और अगर कोई भी जिस कास्ट में जन्म लिया है, अगर उनके नियमों का उल्लंघन करता है तो जाति से बहिष्कृत किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, हुक्का पानी बंद करना जिसे कहते हैं। निश्चित व्यवसाय होता है। खान पान रहन सहन पर प्रतिबंध होता है। ऊंच नीच का भेदभाव भी होता है जाति व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें आप पाई जाती हैं, और ऐसा किसने कहा है? तो ए.के. दत्ता के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, और मुझे अगर नोट्स चाहिए तो मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद।